अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। अनदर डे अनदर शो। पाकिस्तान एशिया कप की तैयारियों में मसरूफ़ है और उधर पाकिस्तान की टीम अफ़गानिस्तान सीरीज़ जो है वो 3-0 जीत चुकी है। 1990 के बाद इस साल हम पहली बार ओडीआई रैंकिंग में पहले नंबर की टीम बने हैं। इस साल हम ऑल्दो दूसरी बार बने हैं। सो बड़ी बात है पाकिस्तानी टीम के लिए। और जिस तरह अफ़गानिस्तान को 3-0 हमने हराया है और हम सब ने देखा कि दूसरा मैच कितना आउटस्टैंडिंग हुआ। तीसरा मैच भी पाकिस्तान ने 59 रन से कह सकते हैं कि यकतरफा जीता, लेकिन ओवरऑल सीरीज़ पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग रही। लेकिन आज के हीरो हैं अरशद नदीम, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को एक बार फिर सिल्वर मेडल से रोशनास करवाया और पाकिस्तान का झंडा एक बार फिर बुलंद किया। और हरीफ इंडियन प्लेयर के अगेंस्ट सिर्फ आधा मीटर के डिफरेंस से उनकी थ्रो रही, जेवलिन थ्रो। सो एक और एजाज़ पाकिस्तान के लिए उन्होंने हासिल किया है। स्पॉन्सरशिप के हवाले से उनको क्या मसाइल रहे हैं, हमारी आपस की मैनेजमेंट के इशूज़ की वजह से, उसको भी डिस्कस करेंगे आज के शो में। एशिया कप की तैयारियों पे बात होगी और पाकिस्तान की शानदार फतह जो अफ़गानिस्तान के साथ रही है पिछले हफ्ते, जो सीरीज़ हमने जीती है, उस पर बात करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं हमारे व्हाट्सअप सेगमेंट से। पहली खबर एशिया कप के हवाले से है। एशिया कप की तैयारियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। मेगा इवेंट की आगाज़ में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। इवेंट में शिरकत के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। अफ़गानिस्तान की टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। लाहौर में सख्त सिक्योरिटी में टीम लाहौर पहुंची है और कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। नेपाल की टीम ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, प्रैक्टिस कर रही है। उनके स्टार प्लेयर संदीप लमिचाने भी टीम का हिस्सा बनेंगे। एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक और मौका है कि प्रैक्टिस हो पाकिस्तान के प्लेयर्स की, और जिन प्लेयर्स को हमने बेंच पे रखा है उनको टेस्ट करना है, उनके लिए भी मौका है। लेकिन बड़ा मार्का जो होना है वो 2 सितंबर को होना है पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में, विच इज़ द मैच दैट वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगी आज के शो में। अगली खबर पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के हवाले से है, जिनकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईपीसी मिनिस्ट्री के वज़ीर आज़म को ख़त के बाद ज़का अशरफ को अपनी पोजीशन बचाना मुश्किल हो गया है। ज़का अशरफ ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास तलब किया, जिसमें भी उनको मुखालिफत का सामना करना पड़ा। ये इजलास ज़का अशरफ से मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान के सख्त सवालात हुए। इस इजलास में पोजीशन बचाने के लिए ज़का अशरफ ने कमेटी के अरकान को मनाने की कोशिश की और तमाम अरकान को एशिया कप के दौरान श्रीलंका ले जाने की भी ऑफ़र की गई है। कराची में होने वाली मीटिंग में कराची रीजन के सदर को ही मदऊ नहीं किया गया। इस न्यूज़ के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे आज के शो में, ताकि हमें पता चले कि किस तरफ चीज़ें बैठ रही हैं और हमारे पीसीबी के जो कमान है वो किसके हाथ में रहेगी। अगली खबर, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया और अरशद गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडियन हरीफ नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फ़र्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने तीसरी बार में 87.82 मीटर की बेहतरीन थ्रो की। आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आउटस्टैंडिंग एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान, एंड ही इज़ डूइंग इट ओवर एंड अगेन फॉर पाकिस्तान। और बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी जो उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए वो आउटस्टैंडिंग है। बट कमिंग बैक टू क्रिकेट फर्स्ट, हम अरशद नदीम के हवाले से डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्रिकेट पे पहले हम बात करेंगे। पाकिस्तान 3-0 अफ़गानिस्तान से जीता है सीरीज़। एशिया कप की भरपूर तैयारी है और तीसरे मैच में हमने फ़हीम अशरफ और बाकी प्लेयर्स को भी, सऊद शकील के बारे में हम बहुत बात कर रहे थे, उनको भी चांस मिला, ऑल्दो अनलकी रहे, रन आउट हो गए, लेकिन जिस तरह उन्होंने 2 बाउंड्रीज़ लगाई काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे। सो एवरीथिंग गोइंग राइट व्हेन इट कम्स टू अफ़गानिस्तान सीरीज़। एंड इनफैक्ट अगर हम देखें पूरा पाकिस्तान का जो श्रीलंका में स्टे रहा है, टेस्ट मैचेस में हमने आउटक्लास किया श्रीलंका को। ओडीआईज़ में सिवाय एक मैच के जहां हम फंसे थे, ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। हम सोच रहे थे कि शायद अफ़गानिस्तान स्पिनर्स के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करेंगे, लेकिन हमने अच्छा ओवरकम किया। और हमने ओवर एंड ओवर अगेन हमारे शो में बात की कि पाकिस्तान की टीम नंबर 1 बनने की एक वजह ये भी है कि हमने एक फार्मूला सेट हो गया है। अगर स्पिनर्स आपके अच्छा नहीं भी परफॉर्म करते, आपके पेसर्स करते हैं, अगर आपकी बैटिंग में कोई कोलैप्स होता है तो आपके लोअर डाउन द ऑर्डर्स अच्छा खेलते हैं प्लेयर्स, और मैच को जीतने की कैपेसिटी हमारे
हमारे प्लेयर्स ने दिखाई है। ऑफ कोर्स वी हैव बीन द नंबर 1 टीम, और एशिया कप में जो हम एंटर हो रहे होंगे वो नंबर 1 टीम बन के एंटर हो रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन द सेकंड पोजीशन और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। सो गुड टाइम्स फॉर पाकिस्तान ओवरऑल खेलों में। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, तो हम इस सीरीज़ के हवाले से और एशिया कप में पाकिस्तान की टीम से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बड़ा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ जीतना। सो मिर्ज़ा इकबाल बेग जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे लिए तो उस्तादों का दर्जा रखते हैं, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपका शुक्रिया करते हैं, वेलकम करते हैं शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ने मेरे लिए अपने उम्दा अल्फाज का आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर मुबारक हो सर, पाकिस्तान ने जिस तरह अफगानिस्तान को हराया है, हमें लग रहा था शायद एक आध मैच वो जीतेंगे सीरीज़ में, लेकिन गुड जॉब बाय पाकिस्तान, बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान में। व्हाट्स योर टेक ऑन द एंटायर सीरीज़ जनरली? देखिए, पाकिस्तान का हौसला तो बुलंद हुआ है, सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल की, आलमी रैंकिंग की नंबर 1 टीम बन गया पाकिस्तान। लेकिन साथ ही साथ हमें जीत की खुशी में उन खामियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो सामने आई हैं। इस सीरीज में क्या हुआ कि सिवाय एक मैच के, पहला मैच जिसमें 59 रन पे ढेर हो गई थी अफगानिस्तान की टीम 20वें ओवर में, उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने 300 रन बनाए, में 209 रन बनाए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक है, जिसमें दुनिया के सबसे अव्वल के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जो है वो नसीम शाह शामिल है। लेकिन इसके बावजूद अफगानी बैट्समैन जिनका इतना तजुर्बा नहीं है, जो सिर्फ T20 के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, उन्होंने 50 ओवर की क्रिकेट में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अब हमें अपनी खामियों को देखना होगा, क्योंकि जो मेगा इवेंट है एशिया कप 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, फिर पाकिस्तान का पहला मैच तो 30 अगस्त से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान का पहला मैच 2 सितंबर को भारत से कैंडी में। तो यकीनन इस सीरीज में जो गलतियां हुई हैं, जो खामियां हुई हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। और ये बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं हमेशा से इस बात को एडवोकेट करता आया हूँ कि सऊद शकील को वनडे स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि फैसल हमारी टीम ऐसी है जो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाती। तो ये इन्होंने अच्छा कदम उठाया कि सऊद शकील को एशिया कप के लिए भी स्क्वाड में शामिल किया, वरना तो उसे वो सिर्फ श्रीलंका के साहिलों की सैर कराने के लिए लेकर गए थे। आखिरी जो वनडे था उसमें उन्होंने उसको मौका दिया। तो चले, मोरल अप हुआ है, नेपाल से हल्का मैच है, लेकिन भारत से टफ मैच सामने आने वाला है फैसल। बिल्कुल सही है सर। सर एशिया कप में तो हमारे पास 17 प्लेयर्स ले जाने का मौका था, तो हमने सऊद शकील को इन किया है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमें 15 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं। सो वो भी एक कॉल लेनी होगी कि हमें वो 2 कौन से खिलाड़ी होंगे जो नहीं होंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि कुछ खामियां थीं जो हमें काफ़ी दिखी, और अगर हम अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट भी कोलैप्स करें। सॉरी, हाँ जी मिर्जा साहब कुछ कह रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है फैसल? आप जी मैं कह रहा हूँ जी मुझे बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, आपने सही कहा कि 17 में से अब 15 करने होंगे। तो मेरे ख्याल में तैयब ताहिर को जो रखा हुआ है वो मैच भी नहीं कोई खेले, अब शायद उन्हें कोई मैच ना खिलाएं, भारत के खिलाफ तो नहीं खिलाएंगे। तो तैयब ताहिर एक बाहर होंगे, और मुझे लग रहा है कि उसामा मीर जो है राइट आर्म लेग स्पिनर, वो बाहर हो सकते हैं। जो 2 खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं ना फैसल, कि उन 17 में से 2 को बाहर करेंगे तो 15 का वही स्क्वाड बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मिर्जा साहब, हम कुछ दिनों पहले स्टेटिस्टिक्स देख रहे थे, पाकिस्तानी स्पिनर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी है। हालांकि हम टॉप रैंक टीम है, लेकिन स्पिनर्स का हम जब जायज़ा ले रहे थे तो सबसे बुरा स्ट्राइक रेट हमारा है, सबसे बुरी इकोनॉमी रेट हमारी है। आपको लगता है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमें हॉन्ट कर सकता है बड़े टूर्नामेंट्स में? बिकॉज श्रीलंका में तो यू गॉट अवे, बिकॉज वहाँ की कंडीशंस स्पिनर फ्रेंडली थी। हमने देखा कि आखिरी मैच में शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जहाँ आपको हेल्प नहीं मिलेगी वहाँ आपके स्पिनर्स स्ट्रगल करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा फैसल, स्पिन बॉलिंग का शोबा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के लिए लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि आपने उसामा मीर को खिलाया, वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। आखिरी मैच में आपने नवाज को खिलाया, नवाज को खिलाने का ये एडवांटेज है कि बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सकलैन मुश्ताक भी पाकिस्तानी टीम के साथ रहे हैं एज अ हेड कोच, और स्पिनर्स को यकीनन उन्हें गाइड करना चाहिए था। अब आप देखें कि कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर नहीं आ रहा। सईद अजमल के बाद कौन सा ऑफ स्पिनर आपके पास आया है? और लेफ्ट आर्म
वसीम थे वो स्पिन तो नहीं करते थे, वो मीडियम पेस टाइप के बॉलर थे और जो इब्तिदाई ओवर्स में करते थे उनको आपने रखा नहीं। तो अब आपको खुद सोचना होगा कि कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं, क्योंकि अब हमारे फास्ट बॉलर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वाकई में आपने सही निशानदेही की। अबरार अहमद आगे आ सकते हैं लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा। बिल्कुल सही है, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि अबरार कुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द स्कीम, अगर, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि टीम के प्लान क्या है। लेकिन आपके हमने देखा है कि एशियन कंडीशंस में स्पिनर्स का रोल बहुत अहम होता है, तो हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। आपने सकलैन मुश्ताक की बात की, उनको अब न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है स्पिनर्स को हेल्प करवाने के लिए। आपको लगता है कि मुश्ताक अहमद की हमें हेल्प लेनी चाहिए वर्ल्ड कप या ऐसे इवेंट्स में? बिल्कुल, मुश्ताक अहमद भी इंग्लैंड की टीम के बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच रह चुके हैं। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के हेड कोच थे जब न्यूजीलैंड की टीम इस साल के अवाइल में पाकिस्तान आई थी, और फिर अब वो न्यूजीलैंड के हेड कोच बन रहे हैं। तो कहीं घर का भेदी लंका ना ढा दे, क्योंकि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तानी बैट्समैनों की जो कमजोरियों से बखूबी वाकिफ हैं और वो गाइड करेंगे न्यूजीलैंड की टीम को। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से भी मैच है, तो यकीनन स्पिन बॉलिंग के शोबे में इनको तवज्जो देनी चाहिए। चाहे ज़का अशरफ का दौर हो, चाहे नजम सेठी का दौर हो, चाहे रमीज राजा का दौर हो, हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो मुझे कमज़ोर नज़र आता है। मिर्ज़ा साहब, आपको लगता है कि स्पिन आपका इसलिए भी कमज़ोर हो जाता है कि आपके जो स्पिनर्स हैं उनको हमारी कोशिश ये होती है कि ऑलराउंडर स्पिनर्स हम टीम में शामिल करें। सो शादाब हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो अच्छी बैटिंग करते करते अब पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बैटिंग करना शुरू कर गए हैं। सो हाँ, लेकिन फैसल मसला ये है कि पाकिस्तान जी मिर्ज़ा में स्पिनर्स जो आते हैं, पाकिस्तान में जो स्पिनर्स आते हैं वो तो पीएसएल के जरिए T20 मैचेस खेलते हैं। T20 मैचेस में सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग करना होती है। अब 50 ओवर्स के मैच में 10 ओवर आपको बॉलिंग करना होगी, और वहाँ पता चलता है, वहाँ पर जिस तरीके से खिलाड़ी बैटिंग करते हैं आखिरी ओवर में 40 से 50 ओवर्स के दरमियान, तो सारा नर्व्स का इम्तिहान है। और हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद तो हैं, लेकिन अब हम किस किस को खिलाएंगे, क्योंकि हमारा तो फास्ट बॉलिंग का शोबा जो है वो दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में बड़ा मजबूत है। बिल्कुल सही है सर। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम ने टीम में कमबैक किया तीसरे ओडीआई में। फ़हीम अशरफ ने इब्तिदाई 2 विकेटें भी लीं और मोहम्मद वसीम की भी बॉलिंग हमें देखा जाए तो सही रही। सो आपको लगता है कि ये 2 प्लेयर्स भी एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए आपकी टीम का हिस्सा बनने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में फैसल पसंद नापसंद का बड़ा अमल दखल होता है। फ़हीम अशरफ 2 साल के बाद किसी वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए, और उन पर जो इल्ज़ाम लगाने वाले तो वो ये भी कहते हैं कि फ़हीम अशरफ जब लंदन गए थे तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। फिर उसके अलावा वसीम जूनियर को मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और वसीम जूनियर को ये कहते हैं कि ये ऑलराउंडर है। अब मुझे आप बताएं कि आपने कौन सी ऐसी इनिंग्स उसकी देखी है जो ऑलराउंडर है? चले, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर के जुमरे में तो आता है, लेकिन उसकी एक भी निस्फ सेंचुरी नहीं है 50 ओवर्स की क्रिकेट में। टेस्ट मैचेस में उसने अच्छी बैटिंग की है। तो इन 2 को रखने का मतलब ये हुआ कि आप टीम का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर नहीं कर रहे, आप टीम का इंतखाब दोस्ती यारी की बुनियाद पर कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। अब ये मेगा इवेंट होने जा रहा है एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप, तो इसमें पता चलेगा कि क्या चेंजेस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। मुझे तो नहीं लगता कि वसीम जो इन दोनों ने बॉलिंग की है तीसरे वनडे में, आपने देखा कि मुजीबुर रहमान किस तरीके से निकल के स्ट्रोक खेला था फ़हीम अशरफ की बॉलिंग पर, तो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। 2 साल के बाद आए, रस्ती थे, तो मुझे नहीं लगता कि इनको हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट पर और सिलेक्शन कमेटी पर। आपको लगता है इन दोनों की जगह अगर आप प्रॉपर बॉलर की बात करें तो हसनैन कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, या आपको लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से दिस? क्योंकि हमें भी जब इनिंग्स फिनिश हो रही थी उस वक्त इतनी मार पड़ना, तो उससे बड़ा क्लियर था कि फ़हीम अशरफ जो है वो शायद ऊपर के ही ओवर्स निकाल सकेंगे। आपको नए बॉल के साथ आपको मिडिल ओवर्स में या एंड फिनिश करते वक्त आपको वो कारामद नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है फैसल के फ़हीम अशरफ का पेस इतना ज़्यादा नहीं है। आपने हसनैन की बात की, हसनैन को रोलर कोस्टर बनाया हुआ है इन्होंने।
कि हसनैन को कभी टीम में रखते हैं, कभी बाहर कर देते हैं। आपको याद होगा बिग बैश में उसने तेज तरीन बॉलिंग की थी, फिर उसके बाद उसके एक्शन पर एतराज हुआ, एक्शन सही हो गया, वो वापस आ गया, लंदन प्रीमियर लीग में खेला। लेकिन मैं वही अपनी बात को दोहराऊंगा फैसल, कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो अगर आप देखें, हसनैन की कोई पर्ची वर्ची लगती नहीं है, जिसकी वजह से हसनैन जो है वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम में फ्यूचर में उनको खुश करने के लिए, क्रिटिसिज्म रोकने के लिए हसनैन को और दहानी को भेज रहे हैं एशियन गेम में जो चाइना में होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। आपको लगता है कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपकी टीम टॉप रैंक टीम है और ऐसे में प्लेयर्स जाके पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से मिल रहे हैं और टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो एक ज़माने में कल्चर था इस तरह का, आपको लगता है कि ये देखना थोड़ा अनफॉर्चुनेट है और उससे आपका कप्तान भी थोड़ा मुतासर हो सकता है? बिकॉज बाबर हमें देखते हैं कि बड़ा जेल करके चलते हैं टीम के साथ, और अगर इस तरह के प्लेयर्स आएंगे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन की वजह से आएंगे तो टीम का मोराल ख़राब हो सकता है, इनफैक्ट बड़े इवेंट्स में ज़्यादा ख़राब हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आपको मैं तो आप फहीम अशरफ की बात करें, उमर अकमल भी लंदन गए थे, उन्होंने भी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। तो आखिर क्रिकेटर्स वो ना वो सियासत में न कुछ है, एक मुलाकात की क्या जरूरत पेश आई? ठीक है, हर एक की जो है किसी न किसी के साथ कि अगर आप वोट देने जाए, आप जिनसे मिलने गए उनको वोट दें, लेकिन आप जाकर वहाँ तस्वीर बनवा रहे हैं, तस्वीर लगवा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आपको याद होगा 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, तो जब उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान वहाँ गए थे, जब उस वक्त तो नहीं थे साबिका वजीर आजम, जब वो गए थे कोलकाता, तो उमर अकमल ने उनसे शिकायत की कि मुझे मेरे नंबर पर नहीं भेजा जा रहा। तो आप बजाय के बैरूनी मदाखलत के अगर आप अपने खेल पर तवज्जो दें और आप कोई सिफारिश का अंसर ना लाए, आप इतने टैलेंटेड है तो जरूरत क्या है सिफारिश कराने की? लेकिन अगर कोई टैलेंटेड नहीं होता वही इन चक्रों में पड़ता है। तो मेरे ख्याल में सियासी मदाखलत नहीं होनी चाहिए, इस तरह की तस्वीरें जारी नहीं होनी चाहिए। मेगा इवेंट के लिए फिर टीम में उसकी बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल सही है। मिर्ज़ा साहब, मौका मिला है तो आपसे ज़रा मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें भी ज़का अशरफ साहब की पोजीशन काफ़ी वीक लग रही है, और उस मीटिंग के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि मैनेजमेंट कमेटी के सारे अरकान जो हैं वो ज़का अशरफ की पोजीशन से खुश नहीं है। उसके बारे में क्या खबर है आपकी? और क्योंकि डर ये लग रहा है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कि इवेंचुअली ये ना हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की टीम बन रही हो, मतलब 3 प्लेयर एक पार्टी के हों, 4 प्लेयर एक पार्टी के हों। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया फैसल, लेकिन सारे तुम्ही खिलाफ हैं वो लोग जो ज़का अशरफ के बेटे के दोस्त हैं और जिनको मैनेजमेंट कमेटी में रखा गया है। हालांकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लेकिन वो लोग तो ज़का अशरफ का साथ देंगे। वो तो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनेंगे। और सुनने में ये आ रहा है कि मैनेजमेंट कमेटी के अरकान जो हैं वो बाकायदा श्रीलंका जा रहे हैं, जहाँ 2 सितंबर को मैच है पाकिस्तान और भारत का। अगर वो मैनेजमेंट कमेटी में नहीं होते तो कैसे जाते? लेकिन ज़का अशरफ साहब को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुस्तफ़ा रमदे जो साबिक जज जो हैं, खलील रहमान रमदे के साहबजादे हैं, खुद भी लॉयर हैं, उन्होंने आवाज़ बुलंद की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फैसल, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, जो कहते हैं सर सब कुछ ठीक हो रहा है, सर आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वही लोग डाउनफॉल का सबब बनते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़का साहब को सोचना चाहिए। कल उन्होंने एक अच्छी बात की कि रीजन्स के तमाम सुदूर को बुलाया, ये अच्छी बात है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन हो। और आपको पता है कि लाहौर हाई क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, जो IPC मिनिस्ट्री ने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर हाउस के, जो है वो सियासी बुनियादों पर जिन लोगों का तकर्रुर हुआ है उनको हटाया गया है। तो फौरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुम्मे को अपील दायर की और आज उनके वकील ने जो जवाब जमा कराया है, बात की है, उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है IPC के सेक्रेटरी अहमद हनीफ औरंगज़ई पर कि वो अपने किसी बंदे को लाना चाहते थे PCB में, जिसकी वजह से उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट अगर हो जाएगा तो ये बड़े अफसोस की बात है। और मुझे लग रहा है, मुझे तो लोग कह रहे हैं, तो मेरे एक ब्रेक पे हमें जाना है, एक ब्रेक पे हमें जाना है। आपने बात की कि सारे जो सदर हैं रीजन्स के वो थे, लेकिन कराची सदर उस मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में नहीं थे। उसके बारे में बात करेंगे और एशिया कप के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। हम पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन के हवाले से बात कर रहे हैं और एशिया कप की तैयारियां जो ज़ोरों शोर से जारी हैं और ऑलरेडी इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब से दोबारा सवाल पूछने से पहले, मिर्ज़ा साहब, सलमान बट साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उनका एक शॉट है, उन्होंने पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग है क्रिकेट में, उसके हवाले से कुछ बात की, वो सुनते हैं, फिर बातों का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान की कौम को जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है सबको मुबारक हो। ये एक अचीवमेंट होती है। देखिए, आपने कहा कि एक दिन रहे थे और अब पता नहीं कितने दिन, यहाँ तक पहुँचना अचीवमेंट है। यहाँ पे रहना मज़ीद हार्ड वर्क है और पाकिस्तान के आगे हदफ बहुत हैं। एशिया कप पहला हदफ है, वर्ल्ड कप दूसरा हदफ है, बहुत सारी वनडे क्रिकेट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हमारी टीम का कॉम्बिनेशन है इस वक्त और एक जेल्ड यूनिट की तरह खेल रहे हैं और एक दूसरे की कमियाँ पूरी कर रहे हैं। अगर जल्दी आउट होते हैं तो टीम को जल्दी आउट करते हैं, बड़ा टोटल होता है तो चेस करते हैं, तो ये अच्छी निशानियाँ हैं गोइंग इनटू बिग टूर्नामेंट्स। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान इस नंबर 1 स्पॉट को होल्ड करेगा इंशाल्लाह। मैं पाकिस्तान को कैपेबल समझता हूँ कि पाकिस्तान मैच जीत सकती है। देखिए, अगर आप कोहली और रोहित शर्मा की विकेट ले लेते हैं ना, तो इंडिया में अभी किसी ने इस तरह का बड़ा मैच निकालना है। बाकी किसी ने, जितने भी उनके प्लेयर हैं उनके नाम ज़रूर बने होंगे, लेकिन इस तरह का ये प्रेशर गेम से अभी तक किसी ने सिंगल हैंडेडली निकाला नहीं है। ये कैपेबिलिटी, आप ये तो कह सकते हैं कि रोहित शर्मा अकेला भी रह जाए तो जीत सकता है या विराट कोहली अकेला भी रह जाए, बाकियों ने भी ये करके दिखाना है। सो मेरा ख्याल है अगर ये 2 विकेटें पाकिस्तान अर्ली लेता है तो पाकिस्तान का बहुत चांस। पाकिस्तान की टीम का जो कोर ग्रुप है ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, जिसमें रिजवान है, बाबर है, शाहीन है, हारिस है, फ़खर जमान है, शादाब है, आपके ये जो 6-7 सीनियर लड़के हैं ना, इमामुल हक है, ये लड़के, अब इनको कोई कह लें कि कोई हर वक्त बताने वाला नहीं चाहिए। ये अब 8-8 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। दे आर वेल प्रिपेयर्ड टू टेक डिसीजंस। टेस्ट क्रिकेट में बार बार बड़े रन्स करना कोई मजाक नहीं है और अंडर प्रेशर भी जब वो आया है तो उसने रन्स किए हैं। और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हमने अभी रिसेंटली वनडे क्रिकेट में खिलाए हैं, वो छोटी कैमियोज खेलते हैं, 35-40 करते हैं, ऑड 50 करते हैं, बड़ी इनिंग नहीं खेलते। मैच फिनिश जो हम चाह रहे हैं देखना, वो नहीं मिल रहा। सऊद शकील इन सब में टेक्निकली बेटर प्लेयर है और जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में रन्स कर सकता है, चांस ज़्यादातर यही है कि वो इसमें भी कर जाएगा। ऑलराइट, सो सऊद शकील के हवाले से सबके ही पॉजिटिव कमेंट्स हैं एंड वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद सलमान बट। लेकिन मिर्ज़ा साहब, कमिंग बैक टू द मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग, और उस मीटिंग में जैसे हमने ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कराची में मीटिंग होती है, कराची के जो सदर हैं नदीम उमर साहब, जो पाकिस्तान के अंदर इतने रेप्यूटेबल हैं और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, सऊदीया जैसे मुल्क उनको बुलाता है कि यहाँ पे आप क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए काम करें, सो वो इंटरनेशनली भी रेप्यूटेबल हैं। ऐसे बंदे को इस तरह की मीटिंग में ना बुलाना, क्या इसको कैसे देखा जाए? फैसल, मैं समझता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको नहीं बुला। नदीम उमर साहब शायद मुल्क से बाहर होंगे, वरना वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके अलावा आप देखें, लाड़काना रीजन के सदर थे तनवीर अहमद पानेज़ई, वो भी नहीं थे कल के इजलास में। और बाकी जुल्फ़िकार मलिक चूँकि लंदन में, वहाँ से जूम लिंक पर थे, और मुस्तफ़ा रमज़े भी थे। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर आदमी को क्रिकेट बोर्ड ने ना बुलाया, सबको मेल की गई क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। हाँ ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी का इजलास इतनी अफरा तफरी में क्यों हुआ? क्योंकि ज़का अशरफ साहब का अनाउंसमेंट 5 या 6 जुलाई को हुआ था और 7 जुलाई को उन्होंने पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था और उस दौरान सिर्फ एक ही मीटिंग हुई और 1.5 माह के अरसे में सिर्फ एक मीटिंग हुई। तो उस लिहाज से अचानक मीटिंग का बुलाना, कराची में बुलाना और फिर उसके बाद बजट को मंजूर कराना, लगता ये है कि जो आईपीसी मिनिस्ट्री के ने खत लिखा है वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल सी मच गई है। ऑलराइट, आई थिंक मिर्ज़ा साहब के साथ कनेक्शन हमारा जो है वो राब्ता मुनक़ता हुआ है, बट ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि नदीम उमर साहब जैसे बंदे का मीटिंग में ना होना, प्रोबेबली शायद वो अवेलेबल ना हो। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ये बनता है कि अगर आप कराची रीजन में मीटिंग कर रहे हैं और उस रीजन के सदर ना हो, तो आपको क्या जल्दी उस मीटिंग करने की। लेकिन हमें पता है कि जिस तरह की सिचुएशंस हैं पीसीबी के मामलात में, वहाँ बहुत सारी डिस्ट्रप्शन है, सो उस वजह से हो सकता है ये हो। लेकिन हम सलमान बट के शॉट की अगर बात करें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि पाकिस्तान की टीम के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं और एक जो कोर ग्रुप है आपकी टीम का, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद है कि ये जो कोर ग्रुप है वो बड़े इवेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है स्पेशली एशिया कप में, वो ज़्यादा दूर नहीं है और बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी टीम से कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली बिकॉज इंडिया
कि जैसे सलमान भट्ट बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा दे ऑल्सो हैव द टीम विच हैज़ टू प्रूव कि क्या आगे टीम किस तरह परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इन द मीन टाइम, क्योंकि हम पीसीबी की कमेटी की मीटिंग के हवाले से बात करें, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के हवाले से, सो हमें खिज़र आज़म ने ज्वाइन किया है, हमारे नुमाइंदे। खिज़र, वेलकम करते हैं आपको शो पे। जी, थैंक यू सो मच। खिज़र, क्या खबरें हैं? सबसे पहले तो हमें बताएं, नदीम उमर साहब इस मीटिंग में नहीं थे, जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है, उनके हवाले से क्या खबर है? क्या वो अवेलेबल नहीं थे या उनको नहीं बुलाया गया? और जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान हैं, उनको श्रीलंका ले जाने के इंसेंटिव्स दिए हैं, तो क्या खबरें हैं इस मीटिंग के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से डिस्कशन चल रही थी, तो बतौर रिपोर्टर हम लोग भी ये माइलेज देते हैं कि क्या पता वो मुल्क से बाहर हों, क्या पता कोई और रीज़न हो। तो मैंने इसके हवाले से जो कराची रीजन है उससे रब्ता किया है, तो अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ईमेल ही नहीं की, दावतनामा ही नहीं दिया। तो कराची रीजन के लोगों का कहना है कि बिलाशुबा नदीम उमर साहब को आप ईमेल तो करते, अगर वो मौजूद नहीं हैं तो फिर वो कोई सेक्रेटरी चला जाता है या कोई और नुमाइंदा ज़रूर कराची की नुमाइंदगी करता। तो ये वहाँ से एक शिकवा आया है कि हमें किसी ने दावतनामा दिया ही नहीं। इन शॉर्ट के उन्हें पता ही नहीं कि कराची में कोई इजलास भी हो रहा है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से कुछ ऐलानात हुए, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है क्रिकेट बोर्ड की, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है कल एक प्रेस रिलीज निकाली जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट है, इसके हवाले से बहुत सारे ऐलानात हुए, ग्राउंड की रेनोवेशन है, और फिर लीगल और ICC, PCB, ACC के जो मीटिंग रहीं उसके हवाले से अपडेट किया और अप्रूवल्स ली। मगर जब इजलास शुरू हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान की जानिब से। पहला सवाल तो ये उठाया गया कि आया इतनी उजलत में मीटिंग क्यों बुलाई गई। दूसरा सवाल ये रखा गया कि जो मैनेजमेंट कमेटी की जो अप्रूवल है उसके बगैर इतने जो अपॉइंटमेंट्स किए गए, उतनी जो हायरिंग की गई वो क्यों की गई। और इसके अलावा भी दीगर सवालात किए गए, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी लीगल टीम है उसके होते हुए ज़का अशरफ साहब अपना ज़ाती जो लॉयर है वो क्यों रख रहे हैं। ज़का साहब चाहते हैं कि ये जो कश्ती और हवाई जहाज़ की एक कहानी है कि जो कश्ती इस वक्त मंझार में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, उनकी तो उस कश्ती को बचाने के लिए उनकी कोशिश है कि एक जहाज़ लेकर जाया जाए श्रीलंका और बहुत सारे लोगों को अप्लाई किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो फॉर द मैनेजमेंट अपडेट, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अब ये जो के मामलात हैं वो किसी तरफ सेटल हो जाएं और हम ये ख़बरें जो है वो इसी तरह रिपोर्ट करने से हम गुरेज कर सकें, बिकॉज़ ये कोशिश ये होती है कि वो खेल जो है उसका डिस्कशन मैदानों से हो रहा हो, ना कि ऑफिस में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से। और मेरे ख्याल में PCB के अलावा कोई बोर्ड ऐसा नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा रद्दोबदल होता हो। अरशद नदीम इज़ द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, और सिर्फ आधे मीटर से वो गोल्ड मेडल से रह गए, लेकिन इंशाअल्लाह ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल तक पहुंचेंगे। हमारे साथ हुज़ैफ़ा खान है, हमारे नुमाइंदे, अरशद नदीम की परफॉर्मेंस पे और उनके कुछ स्पॉन्सर्स के हवाले से बात करेंगे। हुज़ैफ़ा, वेलकम करते हैं आपको शो पे। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पहले तो परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, फिर आपसे जानेंगे कि जो कुछ फेडरेशंस के झगड़े हैं उसकी वजह से हमारे अरशद नदीम को जो है वो ब्रांडिंग के ऑप्शंस नहीं मिलते, उसके हवाले से बात करेंगे आपसे। जी फैसल, देखें बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जिस तरीके से अरशद का कमबैक हुआ है, वो इंजर्ड थे, इंजरी से वापस आए, पहली थ्रो की जो उन्होंने 70 के क्रॉस गई, जिसके बाद वो 10वें नंबर पे थे, फिर 8वें पे, और उसके बाद जब उन्होंने 87.82 की थ्रो फेंकी है तो वो सेकंड नंबर उन्होंने सिक्योर कर लिया। जिसके बाद बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे, अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ जो चेक रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्मनी के वेबर की बात करूँ, लेकिन अरशद नदीम की 87 की जो थ्रो थी उन्होंने उनको सेकंड पोजीशन दिलाई और उसके बाद उन्होंने मेंटेन करी। साथ साथ सिर्फ 87 नहीं बल्कि उसके बाद भी जो तीसरी चौथी थ्रो थी उसके बाद भी वो 80s में थ्रो मुसलसल करते रहे। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी उनके अंदर मौजूद थी। उन्होंने इंजरी के बाद भी आके बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म किया और सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है। अब जो आप बात करें स्पॉन्सरशिप की, हम थोड़ा सा ले जाते हैं कि गोल्ड जिसने हासिल किया उनका नाम है नीरज चोपड़ा, भारत से ताल्लुक़ है, वो जर्मनी के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। उनके जो कोच हैं वो दुनिया के वाहिद इंसान है जिन्होंने 100 मीटर थ्रो की है। अब पाकिस्तान का ये मसला आ रहा है कि हमें कुछ लोगों ने जो मैनेज करते हैं इन एथलीट्स को बताया कि अरशद नदीम के लिए 6 स्पॉन्सर रेडी थे, यानी 6 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज रेडी थी जो अरशद नदीम को स्पॉन्सर करना चाहती थी, दुनिया भर के अंदर उनको स्पॉन्सर करना चाह रही थी। जी बिल्कुल, कोटक ग्लैडिएटर के तर्जुमान ने हमें कंफर्म किया कि हम उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे और उनको स्पॉन्सर करना चाहते थे कि वो थ्रू आउट द टाइम उनके जो ट्रैवल हो, उनके जो एक्सपेंसेस हो वो हम बेयर करें। लेकिन
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ना एनओसी दिया, ना उन कंपनीज़ के साथ राब्ता बहाल किया कि वो अरशद नदीम को स्पॉन्सर करती। अरशद नदीम एथलेटिक फेडरेशन का हिस्सा है, जब तक वहाँ से एनओसी नहीं मिलेगा तब तक अरशद नदीम किसी ब्रांड की इंडोर्समेंट नहीं कर सकते, किसी के साथ डील नहीं बना सकते। तो वाज़े तौर पे 6 बड़े नाम आ रहे हैं, जिसमें एक जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी भी है, एक स्टील की कंपनी भी है। तो वो 6 ब्रांड थे जो अरशद नदीम को टॉप पे ले जा सकते थे, उनकी डाइट, उनकी न्यूट्रिशन, लेकिन बैड प्लानिंग और पीओ की वजह से अरशद नदीम उन स्पॉन्सर से महरूम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस काफ़ी अनफॉर्चुनेट खबर है कि अरशद नदीम जैसा प्लेयर जिसको ब्रांड्स इंडोर्स करवाना चाहते हैं, उनको एज ब्रांड एम्बेसडर लेना चाहते हैं, लेकिन आपस के POSA के और एथलेटिक्स फेडरेशन के फंडों की वजह से वो सब नहीं हो पाता। बट उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो पाकिस्तान में। शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।